हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो कल हम लोगों ने एंथनी गिडेंस के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए थिंकर के साथ, जो कि हैं इरविन गॉफमैन। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। और सेकेंड चीज ये है कि जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स में बहुत से स्टूडेंट हैं जो कोर्स क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनके इश्यूज जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सो आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं, ये बताइए। क्लास की टाइमिंग को लेकर या क्लास ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम लोग थोड़ा उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कभी 4 लोग ज्वाइन किए हैं, कभी 5 किए हैं, ऐसी होती है। बाकी कोर्स में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन करते कम लोग हैं ज्वाइन। अब हो सकता है वो लोग रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हों, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस में बहुत फर्क होता है। रिकॉर्डेड क्लासेस में आपका जो कंफ्यूजन है वो आप तुरंत क्लियर नहीं कर सकते हैं, जबकि लाइव क्लासेस में क्या है, आप उसको तुरंत क्लियर कर सकते हैं। So, any issue regarding timing of the class? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है अभी, उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जो है अलीम 10, जिसको यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। और ये वैलिड होता है क्लास के फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज के साथ। ये वैलिड होगा फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज के साथ। अच्छा, मतलब आपका टाइमिंग इशू है। ठीक है, देखते हैं। और किसी का? हाँ, देख लेंगे वो। तो वही तो आपसे पूछा जा रहा है, मैंने टेलीग्राम पे भी हम लोगों ने डाला था कि अगर आपको कोई टाइमिंग इशू हो तो बता दें। क्योंकि जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनकी वजह तो पता होना चाहिए ना, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। कोर्स उन्होंने परचेज किया है, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी। तो वही जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इसका हल होगा वो हम लोग निकालेंगे। डेफिनेटली आपको हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। ठीक। सो ये रेफरल कोड आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये फिलर फॉर्म के सारे कोर्सेज पे अप्लाई होता है। ठीक। और हमारी डेली क्लासेस जो है वो 3 PM पे होती हैं। इन केस अगर 3 PM पे कोई क्लास नहीं हो पाती है तो उसी सेम डे में वो क्लास 8 PM पे होती है। उसी सेम डे में वो क्लास 8 PM पे होंगी। अगर 8 PM पे भी क्लास नहीं हो रही है, 3 PM पे भी क्लास शेड्यूल नहीं है, तो उस दिन क्लास नहीं होगी। ठीक। ठीक है, देखते हैं।
सो स्टार्ट करते हैं एक नए थिंकर के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इनसे क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं और कॉमन क्वेश्चन इनके हर एग्जाम में सेम क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इरविन गॉफमैन पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे। इनका जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ड्रामेटर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रामेटर्जी से इनका ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इरविन गॉफमैन पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे ड्रामेटर्जी होता क्या है। सो सबसे पहले इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इरविन गॉफमैन वॉज अ कैनेडियन बॉर्न अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट। ठीक, कनाडा में तो इनका बॉर्न हुआ था, लेकिन ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड राइटर, considered by some of the most influential American sociologists of the 20th century। ठीक, तो ये कंसीडर किए जाते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक, सो इरविन गॉफमैन जनरली क्या है, एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, इरविन गॉफमैन एक कनाडा में जन्मे समाजशास्त्री और लेखक हैं। वो छठे सबसे इसमें ट्रांसलेशन थोड़ा अजीब हुआ है। टाइम्स हायर एजुकेशन गाइड द्वारा सूचीबद्ध किया गया है 2007 में। इन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी समाजशास्त्री माने जाते हैं। मानविकी और सामाजिक विज्ञान एंथनी गिडेंस के पीछे और आगे जुर्गन हैबरमास के में भी उद्धत लेखक। ये थोड़ा सा अजीब ट्रांसलेशन हुआ है, तो ये आप छोड़ दीजिए, इंग्लिश का ही देखिए, क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि इरविन गॉफमैन कहाँ से बिलोंग करते थे, वो भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि इरविन गॉफमैन भी एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक, इसका इजी तरीका है कि आप बार बार पीडीएफ पढ़ें, क्योंकि इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं किसी भी एक थिंकर के। अगर आप उसको बार बार पढ़ते हैं, जो हेडिंग है वही सिर्फ आप पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ हेडिंग से कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट आसान तरीका जो है वो यही है कि आप उसको बार बार पढ़ें। आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट किस थिंकर से बिलोंग करता है। ठीक, आप एक नोटबुक लेके बैठिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जो उसमें हेडिंग्स हैं वो अपने नोटबुक में उतार लीजिए, बार बार उसको दोहराइए। आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये इरविन गॉफमैन का है। जैसे कि ड्रामेटर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप अगर ड्रामेटर्जी की सिर्फ हेडिंग आपने उतार के रख लिया तो ये आपको क्लियर हो गया कि ड्रामेटर्जी जो है वो इरविन गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है। टोटल इंस्टीट्यूशन इरविन गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है। स्टिग्मा इरविन गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, सो और रीसोशलाइजेशन इरविन गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है। ऐसे एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे ना, जनरली क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा फेमस जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं के डेफिनेशन पूछी जाती है। जैसे ड्रामेटर्जी एक फेमस डेफिनेशन है इरविन गॉफमैन की, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको बार बार पढ़ें। एक तो क्लास आप देख ही रहे हैं, उसमें कुछ चीजें आपको याद होंगी, फिर तुरंत जैसे पीडीएफ अपलोड होती है उस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए तुरंत, वो आपको आपके माइंड में हमेशा बैठा रहता है। ठीक, और वो तरीका कि आप नोटबुक में पूरी हेडिंग उतार लीजिए पूरे 26 थिंक करके। अभी हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे आप करते रहिए। पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसकी जितनी हेडिंग है वो आप पूरा लिख लीजिए। ठीक, फिर आप उसको बार बार पढ़िए, तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट किसका है। जनरली कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इरविन गॉफमैन बॉर्न ऑन 11 जून 1922, कनाडा में इनका जन्म हुआ था। डाइड 19 नवंबर 1982, यूनाइटेड स्टेट। इन्फ्लुएंस मीन्स ये इन्फ्लुएंस, इनसे कौन कौन से लोग इन्फ्लुएंस थे, तो मिशेल फुको, अर्ली रसेल्स, हॉस्शिल्ड एंड मोर। ठीक, एंड इन्फ्लुएंस बाई मीन्स इरविन गॉफमैन किससे इन्फ्लुएंस थे, तो इमाइल डर्कीम, हर्बर्ट ब्लूमर, सिगमंड फ्रेड एंड मोर। ठीक,
इन सब से ये इन्फ्लुएंस थे। ठीक, हम लोग अबाउट के बारे में देख चुके हैं, इरविन कॉफमैन के बारे में देख चुके हैं कि क्या क्या चीजें हैं, उनके बैकग्राउंड को देख लिया हम लोगों ने। अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि इनकी मेथडोलॉजी क्या थी। तो इनकी मेथडोलॉजी जो है वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इनकी मेथडोलॉजी जो है वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के फाउंडर कौन है ये आप बताइए। फादर एंड फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कौन है? पढ़ चुके हम लोग। ठीक, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम एनालिसिस। फ्रेम एनालिसिस से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। फ्रेम विश्लेषण, तो आपको जैसे यहाँ पे फ्रेम एनालिसिस आपने नाम सुना, अब आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि इरविन गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है फ्रेम एनालिसिस। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फ्रेम एनालिसिस किसका कॉन्सेप्ट है, तो आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। ठीक, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक, आप अगर सिर्फ एक बार ये ट्राई करके देखिए कि जब आप अभी से करना शुरू करिए, जैसे ही 26 थिंकर हो जाएंगे और आप इस कॉन्फिडेंस में आ जाइए कि आपको एटलीस्ट सारे थिंकर के कॉन्सेप्ट पता है कि कौन से थिंकर के कौन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप जब पीवाईक्यू लेके बैठेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक, फ्रेम एनालिसिस इज अ मल्टी-डिसिप्लिनरी सोशल साइंस or research method used to analyze how people understand situation and activities। ठीक, तो फ्रेम एनालिसिस क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि सिर्फ सोशोलॉजी में नहीं बल्कि बहुत सारी डिसिप्लिन में, सोशल साइंस के बहुत सारे डिसिप्लिन में ये यूज किया जाता है। और ये सोशल साइंस का एक रिसर्च मेथड है। फ्रेम एनालिसिस क्या है? सोशल साइंस का एक रिसर्च मेथड है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि कई सब्जेक्ट में ये यूज होता है, सिर्फ सोशोलॉजी में नहीं बल्कि कई सब्जेक्ट में फ्रेम एनालिसिस का मेथड जो है वो यूज किया जाता है। यूज टू एनालाइज हाउ पीपल अंडरस्टैंड सिचुएशंस एंड एक्टिविटीज। ये एनालाइज करने के लिए कि किसी सिचुएशन को लोग कैसे समझते हैं या किसी एक्टिविटीज को लोग कैसे समझते हैं, ये जानने के लिए एक मेथड है फ्रेम एनालिसिस। ठीक ठीक, गुड। जीएच मीट, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जीएच मीट का कॉन्सेप्ट है, गुड। फ्रेम एनालिसिस इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सोशल साइंस रिसर्च मेथड used to analyze how people understand situation and activities। ठीक, फ्रेम विश्लेषण क्या है? फ्रेम विश्लेषण एक बहुविषयक यानी कि जो कई विषय में इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ समाजशास्त्र में नहीं बल्कि कई विषय में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेम विश्लेषण एक बहुविषयक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पद्धति है। तो ये क्या है? सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पद्धति है, यानी कि शोध पद्धति कह सकते हैं, अनुसंधान पद्धति या शोध पद्धति है, जिसका उपयोग ये विश्लेषण करने के लिए किया जाता है कि लोग स्थितियों और गतिविधियों को कैसे समझते हैं। तो ये फ्रेम विश्लेषण का उपयोग इस बात का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है कि लोग किस तरह से स्थितियों को या गतिविधियों को समझते हैं। ठीक, ये जानने का एक तरीका है फ्रेम विश्लेषण। ठीक, frame analysis looks at images, stereotypes, metaphors, actors, messages and more। ठीक, तो फ्रेम एनालिसिस क्या क्या चीजें देखता है? इमेजेस देखता है। ठीक, कि इमेज के जरिए लोग कैसे समझते हैं। स्टेरियोटाइप्स कहते हैं जो चीजें प्रचलित हो जाए समाज में। स्टेरियोटाइप मतलब किसी के साथ आप कोई चीज जोड़ देना। जैसे क्या है, पिंक कलर क्या है? लड़कियों का है, ये एक तरह का स्टेरियोटाइप है। लड़कियां वीक होती हैं, ये एक तरह का क्या है? स्टेरियोटाइप है। ठीक, जो मतलब जिसकी कोई सच्चाई नहीं होती है लेकिन ऐसा समाज उनके साथ जोड़ देता है कि लड़की है तो वीक होगी। ठीक, तो और उसको कलर कौन सा पसंद आएगा? पिंक कलर ही पसंद आएगा, दूसरा कलर नहीं पसंद आएगा। और कोई लड़का अगर पिंक कलर पसंद करता है तो वो एक तरह का अजीब देखा जाता है उसको। ठीक, सो फ्रेम एनालिसिस क्या करता है? इमेजेस को देखता है, स्टेरियोटाइप्स को देखता है, मेटाफर्स को देखता है। मेटाफर कहते हैं जब आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज से डिनोट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को लायन कहें या शेर कहें कि तुम शेर हो या तुम लायन हो, तो ये क्या है? एक तरह का मेटाफर है। एक्टर्स, मैसेजेस एंड मोर, तो ये इन सारी चीजों को फ्रेम एनालिसिस देखता है।
इमेजेस को, स्टेरियोटाइप्स को, मेटाफर्स को, एक्टर्स को, मैसेजेस को और भी बहुत सारी चीजों को। ठीक, इट एग्जामिन्स हाउ इम्पोर्टेंट दीज फैक्टर्स आर एंड हाउ एंड व्हाई दे आर चूज्ड। ठीक, ये एग्जामिन करने की ये जांचता है कि क्यों ये सारे फैक्टर्स यानी कि इमेजेस हैं, स्टीरियोटाइप हैं, मेटाफर है, एक्टर हैं, मैसेजेस हैं, ये सारे फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्यों यही सारी चीजें चूज की गई। यानी कि अगर आपने कोई इमेज उठाई है, कोई इमेज ली है, तो आपने वही इमेज क्यों ली। ठीक, या आपने कोई स्टीरियोटाइप बनाया तो वही स्टीरियोटाइप क्यों बनाया, कि कोई मेटाफर यूज किया तो वही मेटाफर क्यों यूज किया। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, एक फैक्टर है, इसी फैक्टर को ये एग्जामिन करता है। ठीक, इट एग्जामिन्स हाउ इंपॉर्टेंट दीज फैक्टर्स आर एंड हाउ एंड व्हाई दे आर चूजिंग। ठीक, तो फ्रेम विश्लेषण छवियों छवियों रूढ़ियों, रूपकों, अभिनेताओं, संदेशों और बहुत कुछ को देखता है। ठीक, तो फ्रेम एनालिसिस क्या क्या चीजों को देखता है, फ्रेम विश्लेषण क्या क्या चीजों को, छवियों को यानी कि जो छवि होती है, रूढ़ियों को, रूपकों को, रूढ़ियां वही है कि आप जिसके साथ कोई चीज जोड़ देते हैं, जैसे महिला है तो वो वीक होगी, कमजोर होगी, ये क्या है, एक तरह की रूढ़ है। ठीक, रूपकों, अभिनेताओं, संदेशों और बहुत कुछ को देखता है और ये जांच करता है कि ये कारक कितने महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण है, ये जांचने की कोशिश करता है और उन्हें कैसे और क्यों चुना गया, और उन्हें कैसे चुना गया और क्यों चुना गया, क्यों इन्हीं को चुना गया, क्यों दूसरी चीजों को नहीं चुना गया, क्यों जो है मैन को वीक नहीं कहा गया। ठीक, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है क्यों नहीं कहा गया। तो ये इन सारी चीजों की जांच होती है फ्रेम एनालिसिस में। नेचुरल एंड फ्रेम्स, नेचुरल फ्रेम्स एंड सोशल फ्रेम्स, ये दो तरह के फ्रेम्स की बात किया है इरविन गॉफमैन ने। तो ये भी याद रखना है कि फ्रेम एनालिसिस में के दो टाइप्स हैं, नेचुरल फ्रेम्स एंड सोशल फ्रेम्स, प्राकृतिक ढांचे और सामाजिक ढांचे। ठीक, प्राकृतिक ढांचे और सामाजिक ढांचे, दो प्रकार के ढांचे के बारे में बात किया है इरविन गॉफमैन ने। तो सबसे पहले आता है, गॉफमैन पॉजिटेड दैट we interpret or make sense of everyday events using two primary framework। हम रोजमर्रा के जो भी डेली हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं या जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक, उन सबको सेंस करने के लिए, उन सबको समझने के लिए, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम दो प्राइमरी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। वो है नेचुरल फ्रेमवर्क एंड सोशल फ्रेमवर्क। ठीक, प्राकृतिक ढांचे और सामाजिक ढांचे क्या है। गॉफमैन ने कहा है कि हम दो प्राथमिक ढांचों का उपयोग करके रोजमर्रा की घटनाओं की व्याख्या या समझ करते हैं। तो रोजमर्रा की जो घटनाएं हैं उसकी व्याख्या करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं दो ढांचों का इस्तेमाल करके। जो दो ढांचे क्या है, वो प्राथमिक ढांचे हैं। वो प्राथमिक ढांचों का ही इस्तेमाल करके हम किसी भी घटना की व्याख्या करते हैं या उसको समझते हैं। तो वो दो ढांचे कौन कौन से हैं, एक है प्राकृतिक ढांचे और दूसरा है सामाजिक ढांचे। ठीक, तो उसमें सबसे पहले आता है नेचुरल फ्रेम क्या है, नेचुरल लॉज या नेचुरल फ्रेम। तो ये दोनों एक ही चीज है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि जो नेचुरल लॉ है वही नेचुरल फ्रेम। ठीक, तो नेचुरल लॉज और नेचुरल फ्रेम सच एज दोज फाउंड इन फिजिक्स, जो लॉज फिजिक्स में पाए जाते हैं, केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, बायोलॉजी में पाए जाते हैं, which identify occurrence seen as undirected, unoriented, unanimated, unguided, purely physical। ठीक, तो ये जो एक्शन होते हैं, ये जो इवेंट्स होते हैं, ठीक, नेचुरल फ्रेम में जो इवेंट्स होते हैं या नेचुरल लॉज में जो इवेंट्स होते हैं, वो कोई ह्यूमन पावर के साथ वो नहीं होती है। यानी कि ना ही ह्यूमन के जरिए उसका अक्रेंस होता है, ना ही ह्यूमन उसको डायरेक्ट करते हैं, ना ही ह्यूमन इसको ओरिएंट करते हैं, ना ही उसको एनिमेट करते हैं और ना ही उसको गाइड करते हैं। ये प्योरली फिजिकल होता है, ये अपने आप होता रहता है, कुदरती है, ठीक, प्राकृतिक है, ये अपने आप होता रहता है। जैसे बारिश हो रही है, एक इवेंट है, तो ये क्या है, नेचुरल फ्रेम में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का है, क्योंकि साइंस है। ठीक, नेचुरल चीजें हैं, प्योर फिजिकल चीजें हैं। ठीक,
सो ये इवेंट्स पे अब बारिश में इंसानों का कोई वो नहीं, ठीक। ऑल्दो अभी तो मतलब लोग बारिश करवा भी रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक माना जाता है कि ये प्योरली फिजिकल है। या बहुत सारे ऐसे नेचुरल इवेंट्स होते हैं, गर्मी है, बरसात है, ठंडक है, ये सारे नेचुरल इवेंट्स जो है, धूप निकल रही है, ठीक, सूरज डूब रहा है, निकल रहा है, ये सारी इवेंट्स जो है ये नेचुरल फ्रेम में आते हैं। इसके ऊपर ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक। सो नेचुरल लॉज और नेचुरल फ्रेम सच एज दोज फाउंड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में हो रहे हैं, वो कभी भी आइडेंटिफाई ऑकरेंस सीन एज अनडायरेक्टेड। तो ये जो चीजें होती हैं वो कभी भी जो है उसका ऑकरेंस कभी भी ह्यूमन के जरिए डायरेक्ट नहीं किया जाता है, ह्यूमन के जरिए ओरिएंट नहीं किया जाता है, ह्यूमन के जरिए एनिमेट नहीं किया जाता है या गाइड नहीं किया जाता है, ये प्योरली फिजिकल होते हैं, ठीक। सो प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक ढांचा क्या होता है? जो चीजें प्रकृति के जरिए हो रही हैं वो सारी प्राकृतिक ढांचे में आ जाती हैं, जिसपे जो मानव जाति है उसका कोई तालमेल नहीं होता है, या आप कह सकते हैं कि उसका कोई संबंध नहीं होता है उससे, ठीक। जैसे कि भौतिक, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में पाए जाने वाले नियम हैं, ठीक, जो अप्रत्यक्ष निर्देशित होते हैं, अनिर्देशित होते हैं, निर्जीव होते हैं, अनिर्देशित होते हैं, विशुद्ध रूप से भौतिक के रूपी में देखी जाने वाली घटनाओं की पहचान करते हैं, ठीक। सो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक ढांचे में वो सारी घटनाएं आ जाएंगी जो भौतिक रूप से होती हैं, और जो प्राकृतिक रूप से होती हैं वो सारी आती हैं जो जीव विज्ञान से रिलेटेड होती हैं, रसायन विज्ञान से रिलेटेड होती हैं या भौतिक विज्ञान से रिलेटेड होती हैं। तो आप इसको प्राकृतिक नियम में रखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रकृति के जरिए होती हैं, उसमें मानव का कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट या कोई भी रोल नहीं होता है, कि कोई भी भूमिका नहीं होती, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल फ्रेम या गाइडेड डूइंग्स। सोशल फ्रेम को गाइडेड डूइंग्स भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। निर्देशित कार्य भी कहा जाता है या सामाजिक ढांचा कह सकते हैं आप उसको, ठीक। निर्देशित यानी कि ये उसका उल्टा है, नेचुरल फ्रेम को नेचुरल फ्रेम गाइड नहीं किया जाता है, लेकिन सोशल फ्रेम जो है वो गाइड किया जाता है, ठीक। गाइडेड डूइंग और सोशल फ्रेम विच इनकॉर्पोरेट द विल, एम एंड कंट्रोलिंग इफेक्ट ऑफ लाइव एजेंसी यूजुअली अंडरस्टूड एज ह्यूमन, ठीक। तो ये क्या है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। विच इनकॉर्पोरेट, जो इनकॉर्पोरेट होता है द विल को इनकॉर्पोरेट करता है, एम को करता है, एंड कंट्रोलिंग इफेक्ट ऑफ लाइव एजेंसी, किसी लाइव एजेंसी के इफेक्ट को कंट्रोल करता है। यानी कि यहाँ पे सारी चीजें ओरिएंट की जाती हैं, गाइड की जाती हैं, एनिमेट की जाती हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें गाइडेड डूइंग या सोशल फ्रेम में आ जाती हैं, यूजुअली अंडरस्टूड एज ह्यूमन बीइंग। जैसे ह्यूमन बीइंग को हम लोग गाइड कर सकते हैं, उनके विल को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके एम को कंट्रोल कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक। जो एक जीवित एजेंसी की इच्छा, उद्देश्य और नियंत्रण प्रभाव को शामिल करता है। तो इसमें सामाजिक ढांचे में क्या क्या आ जाती हैं, जो भी एक जीवित एजेंसी की इच्छा होती है, उसका उद्देश्य होता है, नियंत्रण प्रभाव होता है, वो सब सारी चीजें निर्देशित कार्य या सामाजिक ढांचे में आ जाती हैं। आमतौर पर मानव के रूप में समझा जा सकता है, ठीक। तो मानव जो है एक सामाजिक ढांचा आप मान सकते हैं उसको, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ड्रामेटर्जी। तो इससे मैं क्वेश्चन बता दूं क्या आता है फ्रेम एनालिसिस से। सबसे पहले आता है आपका टाइप्स क्या है फ्रेम एनालिसिस के, या फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट किसका है। इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। ड्रामेटर्जी क्या है? ड्रामेटर्जी इरविन गॉफमैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। नाट्य शास्त्र इरविन गॉफमैन का बहुत फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इरविन गॉफमैन इन हिज सेमिनल 1959 टेक्स्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ठीक। एक बुक है इनकी, इरविन गॉफमैन की, जो 1959 में पब्लिश हुई थी। उस बुक का नाम है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं।
द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ये एरविन गॉफमैन की बुक है जो 1959 में पब्लिश हुई। ड्रामाटर्जी यूजेस द मेटाफर ऑफ थिएटर टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। तो ड्रामाटर्जी क्या करता है, थिएटर का मेटाफर यूज करता है। थिएटर आप जानते हैं, जो सिनेमा हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल जो होते हैं उसी को थिएटर कहा जाता है। तो ये थिएटर का इस्तेमाल किया है इन्होंने। सिनेमा हॉल कह सकते हैं, या आप जहाँ पे भी ड्रामा होता है वो स्टेज जो होता है उसको थिएटर कह सकते हैं। ठीक, सो इन्होंने ड्रामाटर्जी में थिएटर का इस्तेमाल किया गया है ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए थिएटर का मेटाफर यूज किया गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने थिएटर का मेटाफर यूज किया है। ठीक, तो ये ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए किसने थिएटर का इस्तेमाल किया है, तो ये एरविन गॉफमैन का है, और इससे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है ड्रामाटर्जी। ठीक, एरविन गॉफमैन ने अपने मौलिक 1959 के पाठ द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में नाट्य शास्त्र मानव व्यवहार की व्याख्या करने के लिए रंगमंच के रूपक का उपयोग किया है। तो इन्होंने, इरविन गॉफमैन ने रंगमंच के रूपक के रूप में मानव व्यवहार की व्याख्या करने के लिए रंगमंच का रूपक इस्तेमाल किया है। ठीक, अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में, जो कि 1959 में पब्लिश हुई थी। ठीक, जो कि 1959 में पब्लिश हुई थी। According to this perspective, individuals perform action in everyday life as if they were performing performers on the stage. तो इस पर्सपेक्टिव में इरविन गॉफमैन कहना क्या चाहते हैं? इरविन गॉफमैन कहते हैं कि इरविन गॉफमैन अपनी सोशल लाइफ को ऐसे जीता है, यानी कि इंडिविजुअल जो है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, वो ऐसे करता है जैसे वो किसी स्टेज पे ड्रामा कर रहा हो, किसी स्टेज पे कोई ड्रामा कंपटीशन चल रहा हो, वो कर रहा हो, या उसको ड्रामा का कुछ प्ले दिया गया हो और वो प्ले कर रहा हो। ठीक, इसी तरह वो अपनी पूरी लाइफ में वो एक्शन करता है। ठीक, तो आप जब ड्रामा करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो रियल हो, लेकिन आप ड्रामा करते हैं, वो सारी चीजें आप स्टेज पे जाके करते हैं, प्ले करते हैं। ठीक, सो इसी तरह कहते हैं कि एक्शन जो परफॉर्म करता है इंडिविजुअल, वो एक तरह से ऐसे करता है अपनी पूरी लाइफ में, इस तरह से करता है जैसे वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हो, और उसको पता होता है कि सामने ऑडियंस है और लोग मुझको देख रहे हैं। ठीक, जैसे आप जो काम एक कमरे के अंदर कर सकते हैं, वो काम आप बाहर नहीं कर सकते। ठीक, जो काम आप एक कमरे के अंदर कर सकते हैं वो बाहर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपके माइंड में हमेशा ऑडियंस होती है। आपको पता होता है कि कोई ना कोई आपको देख रहा है। ठीक, हालांकि हो सकता है उस टाइम पे, जिस टाइम आप सोच रहे हैं कि कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना देख रहा हो, लेकिन आप वैसा परफॉर्म करते हैं कि कोई अगर देखे भी तो उससे कुछ फर्क ना पड़े। कोई ऐसी चीज आप नहीं करते हैं जिससे दूसरों के देखने पे आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़े। तो एक तरह से क्या है, आपके माइंड में हमेशा ऑडियंस होती है और उसी तरह से आप परफॉर्म करते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल परफॉर्म एक्शन इन एवरीडे लाइफ एज इफ दे वर परफॉर्मर ऑन द स्टेज। ठीक, इस परिपेक्ष के अनुसार व्यक्ति दैनिक जीवन में क्रिया को ऐसे करते हैं जैसे कि वो किसी मंच पर कलाकार हो। ठीक, तो इस परिपेक्ष के अनुसार आप ये मान सकते हैं कि इस परिपेक्ष के अनुसार इरविन गॉफमैन क्या कहते हैं कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में ऐसी क्रियाएं करता है जैसे कि वो किसी मंच पर कलाकार हो, किसी मंच पर कला दिखा रहा हो, कला कर रहा हो। ठीक, कलाकारी कर रहा हो किसी मंच पर, वो एक कलाकार है और ऐसा कर रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि आप जो काम एक घर के अंदर कर सकते हैं वो बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर आपको हमेशा आपके माइंड में हमेशा ऑडियंस होती है, लोग होते हैं, और आपके दिमाग में रहता है कि कोई ना कोई आपको देख लेगा, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। ठीक, सो तो एक तरह का क्या है, आप कलाकारी ही कर रहे हैं। तो इसमें कई स्टेजेस के बारे में बात किया है इरविन गॉफमैन ने। एक आता है फ्रंट स्टेज, फिर आता है बैक स्टेज, फिर आता है ऑफ स्टेज। ठीक, तो फ्रंट स्टेज हम लोग देखते हैं पहले। सबसे पहले क्या होता है फ्रंट स्टेज? इट कैन बी डिस्क्राइब एज, जैसे रोल जब होता है, कोई प्ले होता है, तो बैक स्टेज भी होता है। जो कलाकार होता है वो बैक स्टेज जाकर अपनी तैयारी करता है, फिर बाहर आके सबके सामने फ्रंट स्टेज पे वो परफॉर्म करता है। ठीक, तो ऐसे ही फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज के बारे में बात किया है इरविन गॉफमैन ने।
तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वेयर अ रोल परफॉर्मेंस इज गिवन, जहां पे रोल परफॉर्मेंस हो रही है वही क्या है, फ्रंट स्टेज है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि ये बैक स्टेज है, यहाँ पे वो तैयारी कर रहा है फ्रंट स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। तो फ्रंट स्टेज यहीं पे है जहां पे परफॉर्मेंस हो रहा है। ठीक, इसका वर्णन इस रूप में किया जा सकता है कि भूमिका का प्रदर्शन कहाँ किया जाता है। भूमिका का प्रदर्शन कहाँ की जहाँ किया जा रहा है उसी को हम फ्रंट स्टेज कहेंगे। ठीक, भूमिका का प्रदर्शन जहाँ किया जा रहा है उसी को हम फ्रंट स्टेज कहेंगे। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वेयर अ रोल परफॉर्मेंस इज गिवन। बैक स्टेज क्या होगा? बैक स्टेज व्हेन दैट एक्टर्स लीव्स द ऑडियंस एंड स्टेप आउट ऑफ द रोल। जब वो ऑडियंस को छोड़कर अपना रोल खत्म कर देता है, अपना रोल छोड़ देता है, तो उसी को बैक स्टेज कहा जाता है। ही और सी गोज बैक स्टेज, तो वो बैक स्टेज पे चला जाता है। ठीक, बैक स्टेज का क्या है? जब वो अभिनेता दर्शकों को छोड़कर भूमिका से बाहर हो जाता है, यानी कि अब लोगों के सामने नहीं है, अब भूमिका नहीं निभा रहा है, तो वो बैक स्टेज पे आ जाता है। ठीक, तो वो स्टेज से पीछे चला जाता है, तो वो स्टेज से पीछे चला जाता है, यानी कि पीछे के स्टेज पे चला जाता है, जिसको हम लोग पीछे का स्टेज या बैक स्टेज कहते हैं। ऑफ स्टेज अकॉर्डिंग टू गॉफमैन, देखते हैं ऑफ स्टेज क्या होता है। तो फ्रंट स्टेज समझ में आया आपके क्या होता है, बैक स्टेज समझ में आया क्या होता है, फाइनली ऑफ स्टेज क्या होता है। फाइनली द ऑफ स्टेज रीजन इज वेयर इंडिविजुअल एक्टर्स मीट द ऑडियंस मेंबर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द टीम परफॉर्मेंस ऑन द फ्रंट स्टेज। जब आप अकेले में किसी एक ऑडियंस से मिलते हैं तब वो आपका ऑफ स्टेज हो जाता है। यानी कि एक तो आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने टीम के साथ, उसके सामने आपकी ऑडियंस सारी बैठी हुई है। ठीक, लेकिन बाद में आप जाके फिर ऑडियंस से इंडिपेंडेंटली मिलते हैं, अपनी टीम के साथ नहीं जाते हैं बल्कि अकेले जाके मिलते हैं, तो ये क्या है? आपका ऑफ स्टेज है। फाइनली द ऑफ स्टेज रीजन इज वेयर इंडिविजुअल्स एक्टर्स मीट द ऑडियंस मेंबर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द टीम परफॉर्मेंस ऑन द फ्रंट स्टेज। ठीक, फ्रंट स्टेज के इंडिपेंडेंटली जाके वो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ऑफ स्टेज कहलाएगा। अंत में ऑफ स्टेज क्षेत्र वो जगह है जहां व्यक्तिगत अभिनेता सामने के मंच पर टीम के प्रदर्शन से स्वतंत्र रूप से दर्शकों के सदस्यों से मिलते हैं। ठीक, जब आप दर्शकों के जो सदस्य हैं दर्शकों से मिलते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑफ स्टेज हो जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस के बारे में बात किया है एरविन कॉफमैन ने। जनरली इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कितने टाइप के स्टेज बताए हैं, तो इट इज 3। और कौन कौन से बताए हैं? तो फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज एंड ऑफ स्टेज। डेफिनेशन कभी भी अभी तक तो नहीं पूछी गई, आगे पूछा जा सकता है, तो हम लोगों ने डेफिनेशन भी कर लिया। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टिग्मा यानी कि कलंक। स्टिग्मा यानी कि कलंक। स्टिग्मा, इस कलंक क्या कहते हैं? जैसे किसी के ऊपर कोई कलंक लग जाता है ना, एक जैसे कोई क्रिमिनल है तो लोग उसको एक अलग तरह से देखते हैं, मीन्स उसके ऊपर स्टिग्मा लग जाता है कि ये जो है क्रिमिनल है। ठीक, स्टिग्मा इज एन एट्रीब्यूट दैट कन्वेज डिवैल्यूड स्टीरियोटाइप। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो डिवैल्यूड स्टीरियोटाइप जनरेट करता है। ठीक, यानी कि आपकी वैल्यू ये घटा देता है, डिवैल्यू। आपके ऊपर अगर कोई स्टिग्मा लग गया तो ये डिवैल्यूएटेड स्टीरियोटाइप होता है जो आपकी वैल्यू को घटा देता है। जैसे आपके ऊपर स्टिग्मा लग गया कि आप चोर, ठीक, तो आपकी वैल्यू जो है वो समाज में घट जाएगी। एक तरह का स्टीरियोटाइप बन जाता है कि चोर है, इसके साथ नहीं रहना है या इसके साथ कहीं नहीं जाना है। ये सारी चीजें जो है क्या है? डिवैल्यूएट वैल्यूड स्टीरियोटाइप कहलाती है। तो स्टिग्मा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो डिवैल्यूड स्टीरियोटाइप को जनरेट करता है, कन्वे करता है। ठीक, कलंक एक ऐसी विशेषता है जो अमूल्यन वाली रूढ़िवादिता को व्यक्त करती है। तो ये क्या है? अमूल्यनवादी रूढ़िवादिता को व्यक्त करती हैं, यानी कि ये आ, इसकी वजह से जो है जो व्यक्ति है उसका मूल्य जो है वो घट जाता है। ठीक, कलंक अगर किसी के ऊपर लग जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो समाज में घट जाती है। स्टिग्मा एज एन एट्रीब्यूट दैट इज डीपली डिस्क्रेडिटिंग। स्टिग्मा एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एक ऐसी खुसूसियत है, एक ऐसी विशेषता है जो डिस्क्रेडिट की जाती है, यानी कि इसको बुरा भला कहा जाता है। डिस्क्रेडिट मतलब एक तो क्रेडिट देना, यानी कि किसी अच्छी चीज के लिए क्रेडिट दिया जाता है। डिस्क्रेडिट मतलब उसको बुरा भला कहना। ठीक,
सो ये क्या है, बुरा भला या बुराई, बुरी तरह से देखना, ये सारी चीजें डिस्क्रेडिटेड होती है। तो स्टिग्मा जो है वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो डिस्क्रेडिटेड होता है, डिस्क्रेडिटिंग होता है। ठीक, स्टिग्मा एज एन एट्रीब्यूट दैट इज डीपली डिस्क्रेडिटिंग। कलंक को एक विशेषता जो गहराई से बदनाम कर रही है के रूप में देखा जा सकता है। तो कलंक क्या है कि विशेषता है जो गहराई से बदनाम करने वाली विशेषता होती है। अगर किसी के ऊपर कलंक लग जाता है तो वो बदनाम हो जाता है, उसका नाम नहीं होता है। क्रेडिट मीन्स नाम करना किसी का, और डिस्क्रेडिट मतलब उसको बदनाम करना। ठीक, सो स्टिग्मा एज एन एट्रीब्यूट दैट इज डीपली डिस्क्रेडिटिंग। कलंक को एक ऐसी विशेषता कहा जा सकता है जो गहराई से बदनाम करती है। ठीक, a discredited attribute could be readily discernible, such as one's skin color or body size, or could be hidden but nonetheless discreditable if revealed, such as one's criminal record or struggles with mental illness। ठीक, तो जो डिस्क्रेडिटेड एट्रीब्यूट होता है, यानी कि जो स्टिग्मा होता है, डिस्क्रेडिटेड एट्रीब्यूट क्या है, स्टिग्मा है, कलंक है। ठीक, कुड बी रेडली डिस्क्रेनेबल, या तो ये डिस्क्रेनेबल होंगे यानी कि आपको बदनाम करने वाले होंगे, या डिस्क्रेडिटेबल होंगे या बदनाम करने लायक होंगे। बदनाम नहीं किए हैं लेकिन बदनाम करने लायक हैं। ठीक, डिस्क्रेनेबल यानी कि ये आपको बदनाम करने वाले हैं या बदनाम करने के लायक है, डिस्क्रेडिटेबल। ठीक, डिस्क्रेनेबल या डिस्क्रेडिटेबल मतलब उसको बदनाम किया जा सकता है और एक बदनाम करने वाला होता है। ठीक, डिस्क्रेनेबल यानी कि जिसको बदनाम किया जा सकता है, जैसे किसी का स्किन कलर। ठीक, स्किन कलर जैसे इंडिया में अगर हम लोग देखें, अगर सांवला कलर है या ब्लैक कलर है तो हम उसको अच्छा नहीं देखते। ऐसी जो व्हाइट कलर कंट्रीज हैं वहां पे ब्लैक ह्यूमन को थोड़ा अजीब निगाह से देखा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, स्किन कलर है। अब इसको डिस्क्रेनेबल इसलिए कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि सारे लोग इसको बदनामी ही माने। अब किसी का स्किन कलर अगर ब्लैक है तो वो बदनाम थोड़ी हो सकता है, वो डिस्क्रेनेबल है, बदनाम कर या जाने वाला हो सकता है, लेकिन बदनाम मानना ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर वही ब्लैक जो है वो साउथ अफ्रीका चला जाए तो वहां पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मोस्टली लोग जो है वो ब्लैक है। ठीक, तो इसीलिए इसको डिस्क्रेडिटेबल कहा है। और क्रेडिटेबल जो है वो हमेशा आपको बदनाम करने वाला ही होता है, बदनाम करने लायक ही होता है। ठीक, जैसे कि अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी को पता चल जाए तो वो आप बदनाम हो जाएंगे। जैसे अगर आपको किसी चोरी के केस में फंसाया गया था, या मतलब किसी भी केस में आपको फंसाया गया, या आपने किया वो चीज किया, इस वजह से आप फंसे उसमें। ठीक, सो आप अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाना चाहते हैं। तो जितने लोग जान गए हैं उनसे तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनसे आप अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को छुपाना चाहते हैं। तो क्योंकि आपको पता होता है कि ये आपको बदनाम कर देगा, या आपके पास अगर आपके अंदर कोई मेंटल इलनेस है तो उसको भी आप छुपाते हैं। ठीक, दिमागी बीमारी है तो उसको भी आप छुपाते हैं, क्योंकि ये भी आपको बदनाम करने लायक है। ठीक, तो ये सारी चीजें, ऑल्दो अभी जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स लोग बहुत खुले तौर पे बताते हैं कि मैंने इतने मर्डर्स किए हैं, या ये किया है वो किया है, ये सारी चीजें कहीं कहीं अपने आप को क्रेडिट लेने के लिए किया जाता है, जबकि ये क्या है, डिसक्रेडिटेबल है, ये आपको बदनाम करता है। ठीक, सो एक बदनाम विशेषता यानी कि जो कलंक है, बदनाम विशेषता क्या है, कलंक है, आसानी से पहचानी जा सकती है, जैसे कि किसी की त्वचा का रंग। तो इसको जो है आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि किसी की त्वचा का रंग है, आप देख के बता सकते हैं। ठीक, शरीर का आकार है, शरीर का आकार बड़ा छोटा नाटा बौना, ये सारी चीजें जो है एक तरह का स्टीरियोटाइप है, या छुपाया जा सकता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी प्रकट होने पर बदनाम हो सकता है। कोई ऐसा कलंक भी होता है जिसको छुपाया जा सकता है, लेकिन अगर लोगों को पता चल जाए तो आप बदनाम भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड है आपके पास तो वो आप छुपा सकते हैं, लेकिन अगर पता चला तो बदनाम हो जाएंगे। या मानसिक बीमारी है आपके पास कोई, और अगर मानसिक बीमारी आप छुपा सकते हैं कि अपनी मानसिक बीमारी आप छुपा लें,
लेकिन अगर नहीं छुपा पाते हैं, प्रकट हो जाती हैं, तो इससे आप बदनाम भी हो जाते हैं। ठीक। डिस्क्रेडिटेड और डिस्क्रेडिटेबल स्टिग्मा में क्या फर्क है, ये हम लोग देखते हैं। तो दो तरह के स्टिग्मा की बात किया है इरविन गॉफमैन ने। एक है डिस्क्रेडिटेड स्टिग्मा और दूसरा है डिस्क्रेडिटेबल स्टिग्मा। ठीक। बदनाम और लज्जाजनक कलंक, दो तरह के कलंक के बारे में बात किया है इरविन गॉफमैन ने, एक बदनाम कलंक और दूसरा लज्जाजनक कलंक। पीपल हु आर डिस्क्रेडिटेड whose stigma is clearly known or visible, तो ऐसे लोग डिस्क्रेडिटेड होते हैं जिनका कलंक, जिनका स्टिग्मा जो है आसानी से जाना जा सकता है और जो दिखता है लोगों को, जैसे स्किन कलर है। ठीक, आसानी से जान सकते हैं लोग कि आपका स्किन कलर क्या है और ये दिखता है लोगों को। एंड पीपल हु आर डिस्क्रेडिटेबल whose stigma is known and unknown and can be concealable। ठीक, यानी कि जो डिस्क्रेडिटेबल लोग होते क्रेडिटेबल लोग होते हैं, उनका स्टिग्मा जो है अननोन होता है। जैसे किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड आप नहीं जानते हैं, लेकिन उसको छुपाया भी जा सकता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड आप लोग नहीं जानते हैं आपका, लेकिन उसको आप छुपा भी सकते हैं या लोगों के सामने दे भी सकते हैं, प्रकट भी कर सकते हैं। ठीक। सो हु आर डिस्क्रेडिटेबल whose stigma is unknown and can be कंसीलेबल। ठीक। जो लोग बदनाम हैं, जिनका कलंक स्पष्ट रूप से जाना या दिखाई देता है। ठीक, तो बदनाम लोग कौन होते हैं, जिनका कलंक आसानी से जान सकते हैं आप या दिखाई देता है। जैसे किसी का त्वचा का कलर जो है, त्वचा का रंग जो है वो दिखाई देता है, या कोई अगर हाइट किसी की छोटी है। ठीक, हाइट किसी की छोटी है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें दिखाई देती है। तो इस तरह के कलंक को बदनाम कलंक कहा जा सकता है। और लज्जाजनक कलंक कौन से होते हैं, जिनका कलंक जो है वो अज्ञात होता है और जिसको छुपाया जा सकता है। ठीक, यानी कि लोगों को पता चल गया तब तो आप बदनाम हो जाएंगे, लेकिन आप उसको छुपा भी सकते हैं, लोग उसको नहीं जानते हैं, ये दिखता नहीं है। आपका अपना आपराधिक रिकॉर्ड जो है एक पेपर पे होता है। ठीक, या थाने में होगा या आपके पास होगा, उसकी कॉपी आपके पास हो सकती है, थाने में हो सकता है, कोर्ट में हो सकता है। लेकिन अगर वही आप छुपा ले जाते हैं तो ये अज्ञात कलंक हो जाएगा, जो लोगों को जब तक नहीं पता है तब तक हो सकता है आपके साथ सही से रहें, आपको बदनाम ना करें। ठीक, लेकिन जैसे ही उनको पता चल जाएगा कि आपके पास एक आपराधिक रिकॉर्ड है, तो आपसे लोग दूर जाने लगेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, लज्जाजनक कलंक में आती हैं, और लज्जाजनक कलंक को आप छुपा भी सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टोटल इंस्टीट्यूशन का। A total institution is a place of residence and work where a large number of like-situated individuals cut off from the wider society for an appreciable period of time together lead an enclosed, formally administered round of life। तो टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्वेश्चन यही पूछा जाता है जनरली कि who is associated with the concept total institution, so it is Irvin Goffman। ठीक, टोटल इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है इरविन गॉफमैन। इसका क्या मतलब होता है, एक ऐसा प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एक ऐसी रहने की जगह जहां पे, या वर्क करने की जगह, या काम करने की जगह, या रहने की जगह ऐसी जहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, जिनकी सिचुएशन एक जैसी होती है, लाइक सिचुएटेड होते हैं, यानी कि एक जैसी सिचुएशन होती है। ठीक, एक जैसे लोग होते हैं। ठीक, कट ऑफ फ्रॉम द वाइडर सोसाइटी, जो पूरे वाइडर सोसाइटी से कट ऑफ हुए होते हैं। ठीक, यानी कि अलग हुए होते हैं फॉर एन अप्रिसिएबल पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एक साथ रहते हैं, एनक्लोज होते हैं, और उनकी जो लाइफ होती है वो फॉर्मली एडमिनिस्टर्ड होती है, यानी कि बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है। ठीक, अब इसका दो एग्जांपल हो सकता है, एक है आर्मी। अगर कोई आदमी आर्मी में है तो उसके साथ जितने लोग रह रहे हैं वो आर्मी वाले हैं, लाइक सिचुएटेड हैं, लार्ज नंबर भी होते हैं। ठीक, और ये कट ऑफ फ्रॉम द वाइडर सोसाइटी, वाइडर सोसाइटी से अलग होके छावनी वगैरह में रहते हैं ये लोग। ठीक, और इनकी जो लाइफ है वो एडमिनिस्टर्ड होती है पूरी लाइफ। ठीक है, पूरी डिसिप्लिन में इनको रखा जाता है, कैसे सोना है, कब सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड होती है। इनकी पूरी लाइफ जो है वो डिसिप्लिन होती है। इसी को टोटल इंस्टीट्यूशन कहा है इरविन गॉफमैन ने। दूसरा एग्जांपल हो सकता है जो क्रिमिनल,
क्रिमिनल जो है, जेल को आप टोटल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। ठीक, आर्मी कैंप को कह सकते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आर्मी लोग रहते हैं। ठीक, और क्रिमिनल या क्रिमिनल की जो जेल होती है, जेल को आप टोटल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। जेल को क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे जो है वो क्रिमिनल लोग रहते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे क्रिमिनल लोग हैं। ठीक, यहाँ पे क्रिमिनल लोग सारे रहते हैं। ठीक, एक जैसे माइंड के हैं, क्रिमिनल हैं सारे। ठीक, और इनकी भी पूरी लाइफ जो है वो डिसिप्लिन्ड होती है। सुबह में आपको कितने बजे बैरक में जाना है, कितने बजे वहां से निकलना है, कब आप खेल सकते हैं, कब आपको काम करना है, कब आप जो है खाना खाने जा सकते हैं, कब चाय पीने जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी फिक्स होती है। वहां पे आप अपनी मर्जी से वहां पे कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया है जेल जो है वो क्या है, टोटल इंस्टीट्यूशन है। तो होप टोटल इंस्टीट्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक, कुल संस्थान क्या होता है? तो एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी रहने की जगह, एक ऐसा स्थान, एक काम करने की एक ऐसी जगह जहाँ पे एक जैसे लोग रहते हों और जिनकी पूरी लाइफ जो है वो एक अ, प्रशासित होती हो। ठीक, तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन। एक संपूर्ण संस्थान क्या होता है? निवास या कार्य का एक ऐसा स्थान होता है जहां बड़ी संख्या में समान स्थिति वाले लोग रहते हैं। ठीक, जहां पे बड़ी संख्या में समान स्थिति वाले व्यक्ति रहते हैं, व्यापक समाज से एक प्रशंसनीय अवधि के लिए कट जाते हैं। तो ये जो पूरा व्यापक समाज है उससे अलग होकर रहते हैं। जैसे जेल में जो कैदी होते हैं वो समाज से अलग होते हैं। ठीक, या आर्मी कैंप में जो आर्मी होते हैं वो समाज से अलग होते हैं। तो व्यापक रूप से व्यापक समाज से ये अलग होते हैं एक अवधि के लिए, कुछ दिन के लिए। एक साथ जीवन में एक संलग्न औपचारिक रूप से प्रशासित होते हैं। ये औपचारिक रूप से प्रशासित होने का दौर नेतृत्व करते हैं। ठीक, यानी कि कुल संस्थान में उनकी पूरा जीवन जो है वो औपचारिक रूप से प्रशासित होता है। तो इसी को कुल संस्थान कहा जाता है, जैसे कि जेल कह सकते हैं या सैनिक छावनी। तो ये सारी चीजें जो है कुल संस्थान में आ जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रीसोशलाइजेशन का। इस पे हम लोगों ने यूट्यूब पे क्लास कर ली है, रीसोशलाइजेशन क्या होता है। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग इसको फिर से करते हैं, देखते हैं एक्सप्लेन करके। ठीक, सो रीसोशलाइजेशन यानी कि पुनर्समाजीकरण। ठीक, रीसोशलाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ टीयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग एन इंडिविजुअल्स रोल एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक, सो ये क्या करते हैं, रीबिल्ड करते हैं किसको, इंडिविजुअल के रोल को, और सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड सेंस ऑफ सेल्फ जो है उसको फिर से रीबिल्ड करते हैं, फिर से उनका सोशलाइजेशन होता है। यानी कि सोशलाइजेशन तो सबका बर्थ से शुरू हो जाता है, लेकिन वो सोशलाइजेशन को भुलाकर एक नए तरीके से सोशलाइज किया जाता है उनको, उसी को रीसोशलाइजेशन कहा जाता है। और ये होता है क्रिमिनल्स के साथ। क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल का सोशलाइजेशन ऐसा हुआ कि वो क्रिमिनल बन गया, यानी कि उसका सोशलाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ, तभी वो क्रिमिनल बन गया। अब वो जो क्रिमिनल तरीके से जो सोशलाइज हुआ, यानी कि क्रिमिनल बनने के लिए भी उसको सोशलाइजेशन का प्रोसेस तो करना पड़ा होगा। ठीक, कोई भी आदमी अचानक से क्रिमिनल थोड़ी बन जाता है, धीरे धीरे सीखते वो क्रिमिनल बनता है। ये सारी चीजें उसके अंदर सोशलाइज हो चुकी हैं, इंटरनलाइज हो चुकी हैं। ठीक, अब उन सारी चीजों को भुलाकर जेल में उसको रिसोशलाइज किया जाता है, ताकि वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार पाए। ठीक, सो ये क्या हो गया, क्रिमिनल के साथ रिसोशलाइजेशन होता है, क्योंकि उनकी पूरी पुरानी जो चीजें उन्होंने सीखी थी उसको भुलाकर एक नए तरीके से उनको सिखाया जाता है। या जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, तो ड्रग लेना क्या है, उनके सोशलाइजेशन में आ गया। ठीक, अब उसको भुलाकर उनको जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जाता है, ताकि वो ड्रग की जो आदत है वो भुलाकर एक आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार सके। तो यही होता है रीसोशलाइजेशन, जब आप पूरी चीजें भूलकर एक नए तरीके से सोशलाइजेशन शुरू करते हैं, तो उसी को रीसोशलाइजेशन कहा जाता है। पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण एक व्यक्ति की भूमिका और स्वयं की सामाजिक रूप से निर्मित भावना को नष्ट करने और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के रूप में है। ठीक,
यानी कि जो उसने सामाजिक भावनाएं सीखी हैं अभी तक पिछले समाजीकरण जो उसका हुआ है उसमें जो जिसने भी जो भी उन्होंने जो भी निर्मित भावनाएं सीखी हैं उन सबको नष्ट करके एक पुनर्निर्माण किया जाता है कि दूसरी तरीके से फिर से समाजीकरण उसका किया जाता है, तो इसी को पुनर्समाजीकरण कहा जाता है। जैसे कि कैदी है तो वो कैदी कैसे बना, क्रिमिनल कैसे बना, ठीक, वो अपराधी कैसे बना, क्योंकि वो आपराधिक समाजीकरण उसका हुआ है, फिर उसका आपराधिक समाजीकरण भुलवा कर उसको एक अच्छे आम इंसान की तरह समाजीकरण करके उसको छोड़ दिया जाता है, फिर वो जाके एक आम लाइफ जी सकता है। ऐसे ड्रग एडिक्ट से है, यानी कि जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो सारे लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है ताकि उनको रिसोशलाइज किया जा सके। जो भी चीजें उन्होंने सीखी हैं, जो उनकी आदत बन चुकी हैं, वो सारी चीजों को भुलाकर पुनर्समाजीकरण किया जा सके और एक आम लोगों की, आम व्यक्ति की जिंदगी वो जी सके। ठीक है, तो इसी को पुनर्समाजीकरण कहा जाता है। if it is often a deliberate and intense social process। ये अक्सर जो है एक deliberate and intense social process होता है। एक क्रिमिनल को आम इंसान बनाना बहुत मुश्किल काम है, एक ड्रग एडिक्ट को उसका ड्रग्स छुड़वाना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है कि ये deliberate and intense social process होता है at and it revolves around the notion that if something can be learned it can be unlearned। ठीक, एक ऐसे नोशन पे चलता है कि अगर कोई चीज सीखी जा सकती है तो उसको भुलाई जा सकती है। हमने ड्रग लेना सीखा तो ड्रग लेना हम भूल भी सकते हैं। ठीक, हमने आपराधिक गतिविधियां सीखा, क्रिमिनल एक्टिविटीज सीखी तो हम क्रिमिनल एक्टिविटीज को भुला भी सकते हैं। इस नोशन पे ये काम करता है। इट इज ऑफन अ डेलिबरेट एंड इंटेंस सोशल प्रोसेस एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द नोशन दैट इफ समथिंग कैन बी लर्न इट कैन बी अनलर्न। ठीक, ये अक्सर एक जानबूझकर और गहन सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो जानबूझकर ये किया जाता है और बहुत ही गहन सामाजिक प्रक्रिया होती है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक, और ये इस धारणा को के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी धारणा क्या होती है पुनर्समाजीकरण की, कि अगर कोई चीज सीखी जा सकती है तो उसको भुलाई भी जा सकती है। अगर हमने आपराधिक चीजें सीखी हैं तो आपराधिक चीजें भुला भी सकते हैं। अगर हमने ड्रग्स लेना सीखा है तो ड्रग्स लेना भूल भी सकते हैं। ठीक, तो इस नोशन पे, इस अवधारणा पे, इस धारणा पे ये काम करता है। ठीक, इस धारणा पे ये काम करता है। नेक्स्ट क्या है, अजाइलम्स, आश्रय स्थल। Asylum is an analysis of life in total institution। अजाइलम क्या है, आप टोटल इंस्टीट्यूशन में जब लाइफ का एनालिसिस करते हैं उसी को अजाइलम कहा जाता है। जैसे मेंटल हॉस्पिटल भी क्या है, एक टोटल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको पूरी तरह से वहाँ पे सारे लोग एक जैसे होते हैं, सारे लोग पागल ही होते हैं, मेंटली होते हैं और उनको बहुत डिसिप्लिन में रखा जाता है। सो मेंटल हॉस्पिटल का अगर आप एनालिसिस करते हैं तो उसी को एजाइलम कहा जाता है। एजाइलम इज एनालिसिस ऑफ लाइफ इन टोटल इंस्टीट्यूशंस, क्लोज वर्ड लाइक प्रिजन, आर्मी कैंप्स, बोर्डिंग स्कूल्स, नर्सिंग होम्स एंड मेंटल हॉस्पिटल, ये सारी चीजों का एनालिसिस जो है वो अजाइलम कहलाता है। ये सारे टोटल इंस्टीट्यूशन है। बोर्डिंग स्कूल होता है, वहां पे भी बच्चों की लाइफ पूरी डिसिप्लिन होती है। नर्सिंग होम है, मेंटल हॉस्पिटल है, आर्मी कैंप है, प्रिजन है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक, शरण स्थल कुल संस्थानों में जीवन का एक विश्लेषण है। तो आश्रय स्थल या शरण स्थल क्या है, कुल संस्थानों में जीवन का एक विश्लेषण है। जीवन का जब आप विश्लेषण करते हैं कुल संस्थानों में, जैसे कि बंद दुनिया जैसे जेल, सेना शिविर, बोर्डिंग स्कूल, नर्सिंग होम और मानसिक अस्पताल, ये सारी चीजें कुल संस्थान में आती हैं। इन्हीं का विश्लेषण करना आश्रय स्थल कहलाता है या शरण स्थल कहलाता है। ठीक, तो असाइलम ये भी मतलब एक दूसरे से आप कह सकते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन और असाइलम लगभग एक ही जैसा है। ठीक, इट फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द इनमेट एंड द इंस्टीट्यूशन। ये असाइलम क्या देखता है कि जो इनमेट है, यानी कि जो उस पे रह रहा है, यानी कि अगर हम लोग प्रिजन की बात करें तो वहां पे इनमेट कौन होगा, वहां पे इनमेट होगा जो कैदी है, जो क्रिमिनल है। ठीक,
सो ये इनमेट और इंस्टीट्यूशन और जो प्रिजन है और कैदी के बीच में क्या रिलेशनशिप है उस पे ज्यादातर फोकस करता है। हाउ द सेटिंग अफेक्ट द पर्सन, और वो जो सेटिंग है पूरी प्रिजन की जो सेटिंग है या मेंटल हॉस्पिटल की जो पूरी सेटिंग है, जो पूरे तौर तरीके हैं, उनसे उस पे उस पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एंड हाउ द पर्सन कैन डील विद लाइफ ऑन द इनसाइड, और कैसे अपनी लाइफ के साथ डील करता है एक पर्सन उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर उसकी पूरी लाइफ डिसिप्लिन होती है। वो अपने आप को कैसे डील कर पाता है, उसको मतलब अभी चाय चाय पीने का मन कर रहा है लेकिन नहीं पी सकता, बाद में उसको पीना पड़ेगा जब उसका टाइम होगा चाय पीने का। ठीक, एक कैदी का के साथ तो यही होता है ना कि वो बात ही में कर सकता है, पहले तो नहीं कर पाएगा वो। ठीक, तो कैसे वो अपनी लाइफ के साथ डील करता है, किस तरह से उसके रिलेशनशिप है इंस्टीट्यूशन के साथ, और वहाँ की जो सेटिंग्स हैं वो कैसे उस पर इफेक्ट करती हैं, ये सारी चीजें असाइलम में हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये कैदी और संस्था के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि कैदी कह सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग प्रिजन या जेल की बात करते हैं, मेंटल हॉस्पिटल की बात करें तो जो पागल लोग होते हैं वो आ जाएंगे इनमें। ठीक, सो उनके और जो संस्था है उनके बीच में क्या संबंध है, और जो वहाँ की परंपरा है, जो सेटिंग है, यानी कि जो वहाँ की कार्य करने की जो प्रणाली है पूरी, वो उस पर क्या प्रभाव डालती है, और व्यक्ति के अंदर जीवन से कैसे निपट सकता है, यानी कि व्यक्ति जो है अंदर के जीवन से कैसे निपटता है, इन सारी चीजों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक, ये कैदी और संस्था के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। सेटिंग व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है और व्यक्ति अंदर के जीवन से कैसे निपट सकता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें, श्रम स्थल में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मोटिफिकेशन ऑफ सेल्फ कल हम लोग करेंगे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। मोटिफिकेशन ऑफ सेल्फ कल हम लोग करेंगे, बाकी और भी कॉन्सेप्ट हैं, एक क्लास और लगेगी इरविन गॉफमैन को के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने में। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।